let the gas be heated at constant volume for a small range of temperature dt, यानी हमने कितना उसके टेम्परेचर में चेंज ला दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कैसे करते थे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट? हाँ एग्जैक्टली, पिस्टन को वेल्ड कर देते थे। आगे देयरफॉर हीट एनर्जी सप्लाइड, देयरफॉर हीट एनर्जी सप्लाइड ठीक है, हीट एनर्जी सप्लाइड इज सीवी dt। फर्स्ट लॉ लगाइए, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इक्वल्स टू du प्लस dw। लगाइए और बताइए क्या रिलेशन क्या आएगा फाइनल, बताइए क्या आएगा। बताइए बताइए, रटा रटा करने से कोई फायदा नहीं, लॉ में लगाइए जो चीज आपने पढ़ी है उसके बारे में। dq इक्वल्स टू du प्लस dw हो गया। पहली बार में क्या करा है आपने? पहली बार में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करा है, तो ये जो dw आप लिखते हो pdv, ये चेंज इन वॉल्यूम तो है ही नहीं, इसका मतलब pdv कितना होना चाहिए? pdv अगर 0 है तो dq जितना आपने दिया वो du के बराबर हो गया, pdv खत्म तो dq किसके बराबर हो गया? du के। और dq कितना दिया है आपने तो इसको लिख दीजिएगा cv dt, cv dt हो गया। देख लिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया। ठीक, आगे लिख। Now the gas is heated at constant pressure. Now the gas is heated at constant pressure for the same rise in temperature dt. For the same rise in temperature dt. Let the increase in volume in this case be dV. Let the increase in volume in this case be dV. Therefore, heat supplied equals to Cp into dt। और क्या, heat supplied in this case is equal to Cp into dt। लॉ लगाइए, लॉ लगाइए। चाहे पहले रफ में लगा लो, समझा दो मुझे क्योंकि क्या लिखना चाहते हो। फर्स्ट लॉ क्या था? dq इक्वल्स टू du प्लस pdv। दोबारा बोले, इसमें भी वर्क डन इंटरनल एनर्जी के बराबर ही आएगा, वर्क डन इंटरनल एनर्जी के बराबर आएगा। बताओ बताओ क्या करना। बोलो, कल मैंने वीडियो भेजी हुई देखी, क्यों? अबे टैब में तो लगा हुआ है, देखो सब्सक्राइब तो करते नहीं। तोमर से बर्थडे में ये वही बता रहा था ना। हाँ तोमर वही तो कह रहा हूँ, वहीं उसके घर चला जा। तो पेशेंट आदमी तुझे मैं पढ़ा रहा हूँ, तोमर पढ़ा रहा है। मैंने पूछा था उससे, वही बता रहा था, वो बता रहा था, तो उसमें क्लियर कर ले। तो मेरे पास तेरा मेरा फोन नंबर तो है तेरे पास, जहाँ पूछना चाहिए, जहाँ से सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ से तो करेगा नहीं। तोमर बता रहा था, न्यूज़पेपर में आया था पंजाब केसरी में, सर ने काट काट के रिकॉर्डिंग करी परसों। लड्डू प्रसाद आंसर निकालिए फटाफट। ठीक है भाई, कितनी हीट सप्लाई करवा रहे हो? Cp dt, इंटरनल एनर्जी में चेंज du du डैश प्लस pdv।
ये तो हुआ भाई, डीवी तो हो रहा है इसके अंदर, पिछले वाले में डीवी नहीं था। कितनी हीट दी है इस बार, सीपीडीटी, इंटरनल एनर्जी में चेंज ड्यू डैश, और ये आ गया पीडीवी। लेकिन एक चीज नोट कर रहे हो, आपने दोनों बार डीटी शब्द का इस्तेमाल किया। क्या मतलब, हम जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कर रहे हैं तब भी हम राइज इन टेम्परेचर कितना चाहते हैं, और जब हम सीवी पे कर रहे हैं तब भी हम राइज इन टेम्परेचर कितना चाहते हैं, डीटी। और जब टेम्परेचर सेम है, कौन सी गैस की, आइडियल गैस। आइडियल गैस में केवल इंटरनल एनर्जी में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी एक ही बात हो गई। और किस पर डिपेंड करती है वो, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर आप कैसे कह रहे हो, सेम रखूंगा मैं, दोनों में सेम राइज करवाऊंगा, दोनों में सेम राइज करवाऊंगा तो इंटरनल एनर्जी में राइज भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब, बट इन बोथ केसेस rise in temperature is same, that is dT. Therefore इंटरनल एनर्जी में पहले जो चेंज आया और जो अब आया कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो du और du डैश कैसे होना चाहिए, बराबर। देखना यहाँ से रिलेशन निकल जाते हैं। निकालना क्या है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। खुद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, याद रहेगा लंबे समय तक। मुझे तो घंटा ही पड़ा है, कर लूँगा। देखो फटाफट, जब आपने कांस्टेंट प्रेशर पर हीट किया था, जब आपने कांस्टेंट प्रेशर पर हीट किया था, ये कौन सी इक्वेशन है, गैस इक्वेशन। तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। आर की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट। जब ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना आएगा, 0। तो ये फैक्टर खत्म हो गया कि नहीं। अच्छा, कौन से, क्या कह रहा हूँ, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कर रहे हो तो चेंज इन प्रेशर भी कितना आएगा, 0। तो पीडीवी किसके बराबर आ गया, मैंने आंसर नहीं निकाला, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अभी सोचो तुम लोग क्या करोगे, क्या कह रहे हो, dt से dt में काटा तो फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, बढ़िया था। देखो तो देखो, अब आपके पास Cp ये रहा और Cv की इक्वेशन कहाँ है, ये रही। सॉरी, Cv की इक्वेशन कहाँ गई बनी, ऊपर आई, ये एक काम करता हूँ, जब ये du और du डैश बराबर ही है तो इसकी जगह में ये डाल देता हूँ। तो Cp dt इज इक्वल टू Cv dt प्लस Pd। इसको इधर ले आओ, क्या बन गया, Cp माइनस Cv dt, और Pdv ये रहा तुम्हारा R dt के बराबर। dt हट गया तो Cp माइनस Cv किसके बराबर है, ये आपका ये du और पहले वाला du सेम है ना। तो हमने क्या किया, इस du की जगह, ये du के बराबर ही तो था, इस du की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। सही है या नहीं, इस du की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि पहले वाली इंटरनल एनर्जी और बाद वाली इंटरनल एनर्जी सेम है, क्योंकि राइज इन टेम्परेचर सेम। ठीक है,
एक छोटा सा नोट लिख लो, इन द रिलेशन Cp minus Cv is equal to R. In the relation Cp minus Cv is equal to R, units of Cp, Cv and R are same. Same. इसी में लिख लो, if Cp and Cv are expressed in calories per mole per Kelvin, if Cp and Cv are expressed in calorie per mole per Kelvin and R is expressed in जूल पर मोल पर केल्विन, तो वैल्यूज रिलेशन सेम कर लेना, किससे डिवाइड कर लेना, जे से। जे याद है क्या था, बोलो, जूल्स कॉन्स, जे इज जूल्स कॉन्स। लिखो लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, limitations of first law. Limitations of first law. ये मैं भेज दूँ, आधा पेज मेरे पास, पूरा एक पेज भरा हुआ है, ठीक, थोड़ा सा और ये सारा पढ़ लेना, कुछ नहीं है, विचार नहीं पढ़नी, मैं समझा देता हूँ, बस इतना ही करता हूँ, क्यों यहाँ टाइम खराब कर रहा है लिखने। पहली बात तो ये बताओ, फर्स्ट लॉ कहता क्या, फर्स्ट लॉ कहता है वर्क एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, वर्क से एनर्जी, एनर्जी से वर्क कन्वर्ट हो जाती है। यही तो फॉर्म, आपने हीट दी, जो हीट से ये हुआ, वही तो कर रहे हो। इससे क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, और हमने क्या करा, वर्क डन किया उसके अंदर। तो ये जो हीट है आपकी, वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है या वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाता है। हीट एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टेबल। लेकिन इसकी जो पहली लिमिटेशन है वो क्या क्या नहीं बताता। पहली बात ये नहीं बताता जो चेंज हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ये नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। जैसा पहला वाला है, इसके अंदर कह रहा है हीट जो है, अगर दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर्स पर है, इस बॉडी का टेम्परेचर T1 है, इस बॉडी का टेम्परेचर T2 है, आपको मालूम है हीट यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगी, यूं क्यों नहीं फ्लो करती, लॉ कुछ बताते हैं, लॉ बताता है कुछ नहीं, इसके बारे में साइलेंट है, बिल्कुल कहता है, बस लॉ कहता है हाँ हो जाएगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे हीट चली जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक, लेकिन उल्टी क्यों नहीं होती, लॉ से कुछ पता नहीं होता। दूसरा, आपने कुछ वर्क करा के हीट पैदा करी, आपने क्या किया, समझ लो एग्जांपल लेता हूँ सिंपल, यहाँ से मैंने फायर किया, गन फायर की, बुलेट फायर की, तो बुलेट दीवार पे जाके लगी, तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आपने वर्क से क्या पैदा कर दी, हीट पैदा कर दी। अब आपने इतनी हीट बुलेट को फिर दे दी, वहाँ पे गन में आ जाएगी वापस, लॉ कुछ बताई नहीं है। दूसरा, एक्सटेंट भी नहीं पता लग रहा, एक्सटेंट माने कितनी हीट दी, कितना वर्क हो गया, कितना वर्क से कितनी हीट पैदा हो गई, कुछ नहीं पता। कह रहा है इंटर कन्वर्टिबल है, कन्वर्टिबिलिटी होती है, हाँ है, आइडियल कंडीशंस में काम कर रहा है हमारा, लेकिन क्या एक्सटेंट है, कितनी हीट दी आपने। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, स्टीम इंजन की एफिशिएंसी 8 से 10% के आसपास होती है। 8 से 10% की एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपने 100 किलो कोयला जलाया, आपका इंजन चलाने के लिए 10 किलो काम आया, बाकी 90 किलो सब वेस्ट हो गया। जो हीट उसकी थी वो हमारे काम नहीं आई, एफिशिएंसी का यही मतलब हुआ ना। 10 सवाल समझाए, 3 समझ में आए, 30% की एफिशिएंसी। मुझे बात, अब मास्टर की है, बच्चे की होता है, लेकिन एफिशिएंसी ये बात समझ में आ रही है ना। ऐसे इंजन की एफिशिएंसी होती है, ऐसी पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी होती है। कोई इंजन ऐसा नहीं बना, कोई मशीन आज तक ऐसी नहीं बनी जिसकी एफिशिएंसी 100%। ये तो हम हीट इंजन की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो इसका मतलब ना तो एक्सटेंट पता लगती, ना डायरेक्शन ऑफ चेंज पता लगती। एक दिशा में हो रहा है, दूसरी दिशा में नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, नहीं पता। तो ये कुछ कमियां हैं फर्स्ट लॉ के अंदर। ठीक है, सेकंड लॉ,
एक पेज छोड़ दीजिए बड़ा वाला, पूरा सिंगल शीट है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी दो स्टेटमेंट है हमारे पास। तुम्हारे को क्या हो गया? ट्रिप पे, अरे वाह, मैं क्लास में छोड़ू इसलिए मैं शादियां नहीं अटेंड करता लड़की, ट्रिप पे जा कैल्विन में भी जा रहा हूँ, में भी जा रहा हूँ। कैल्विन स्टेटमेंट ऐसे जाऊंगा है, देखो दो स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्लॉशियस को। पहले लिखो कैल्विन स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन, it is impossible to obtain a continuous supply of energy from a body by cooling it below the coldest of its surroundings. ठीक है, आगे लिखो, heat engine works such that the working substance draws such that the working substance, समझने की कोशिश करो, लिख लो, draws some heat from the source, draws some heat from the source, converts some part of it into work and rejects the balance heat to a body at lower temperature, और ब्रैकेट में लिखो as compared to the source। कर ले रुकाओ।
लिख लो। ये उसके बाद का है जो रुक गया था, पीछे वालों को कैसा बताएगा था, इसके मैं रुक गया, लिख दिया था। समझने की कोशिश मत करो, लिख लो। क्लियर? हैं? एनवायरमेंट में जाएगी ना? नहीं, वही थोड़ी है। कभी गौर से तुमने ध्यान से देखा नहीं गाड़ी को, गर्मी में दिखाई देती है हल्की सी, गाड़ी के बोनेट के ऊपर हवा होती है ना, अगर बहुत ध्यान से देखो तो उसके अंदर एयर की मूवमेंट बहुत अलग सी होती है, ऐसा तो रेडिएशंस निकल रहे हैं। हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, कोई भी बॉडी है अगर किसी भी टेम्परेचर पर है तो उसमें से क्या निकलेंगी, थर्मल रेडिएशन। तो हीट उस फॉर्म में भी आ रही है। एग्जॉस्ट से निकलती हैं बर्न्ड गैसेस, बर्न्ड कार्बन, ठीक है ना, ये गैसेस निकलती हैं एग्जॉस्ट से, वो भी बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं निकलेगी तो इंजन बंद हो जाएगा। वो तुमने कौन सी पिक्चर देखी है? देखा? चलिए, क्लॉशियस स्टेटमेंट। फ्रिज क्या काम कर रहा है? तो गौर से सोचो, फ्रिज क्या काम कर रहा है? फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर 5, 6, 7, बाहर का टेम्परेचर 15, 16, 20, 50, 40 जो भी है। हीट, पहले टेम्परेचर जो आपने अंदर दूध रखा उसका टेम्परेचर था 20, फिर हो गया टेम्परेचर 15, फिर हो गया टेम्परेचर 10, बाहर का टेम्परेचर शुरू से 40 है। तो क्या कर रहा है वो, अंदर को ठंडा कैसे कर रहा है? अंदर से जहाँ पहले ही टेम्परेचर कम है और वहाँ हीट निकाल के फेंक रहा है जहाँ पहले ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है। सोच के देखो, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कितना बता रहे हो आप? 20, बाहर का टेम्परेचर कितना बता रहे हो? और हीट कहाँ से निकल रही है? फ्रिज को ठंडा करने के लिए आपने शुरू कर दिया, 20 में से निकाल के 40 की तरफ हीट फेंक रहा है। क्या लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी से हायर टेम्परेचर पर नहीं जा रही? अपने आप जा रही है, अपने आप जा रही है। क्या हो रहा है? कैसे जा रही है? सोचो कैसे जा रही है? छोटे बच्चे थोड़ी हो। फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम है ना, इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। अभी आपने क्या बोला था पिछले वाले में? फर्स्ट लॉ ये नहीं बता पाया कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में क्यों जा रही है, कोल्ड से हॉट में क्यों नहीं जा रही है? तो जा रही है कोल्ड से हॉट में, या तो जा रही है कोल्ड से हॉट में। अपने आप जा रही है क्या? अपने आप जा रही है क्या? कौन भेज रहा है? फ्रिज के पीछे एक काला आदमी बैठा रहता है, देखा है ना? ये क्या कर रहा है? एक काम करना, इस कंप्रेसर को जाके निकलवा देना कल, और फिर फ्रिज चलाना, चलेगा? फिर इसका मतलब अपने आप नहीं जा रही है, इसका तो कंफर्म है ना, अपने आप तो नहीं जा रही है ना, अपने आप नहीं जा रही है, इसका मतलब हीट हॉट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ तो नहीं है, ये तो कंफर्म है, अपने आप तो नहीं जाएगी। अगर हमें भेजनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? और ये कौन कर रहा है? बस अब तुम देखो, गर्मियां हैं अभी, आपके फ्रिज में से गुन की आवाज, वो थोड़ी सी वाइब्रेशन की आती रहती है, थोड़ी देर बंद हो जाएगा, फिर चालू हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, अभी खूब चलता रहता है। क्यों? जैसे ही टेम्परेचर जो आपने सेट कर रखा है थर्मोस्टेट, उसका टेम्परेचर मान लीजिए आपने टेम्परेचर सेट कर दिया 10 डिग्री, ठीक, अब 10 डिग्री पे आपने सेट कर दिया टेम्परेचर, एकदम से उसके 11 हुआ, 12 हुआ, आसपास से लॉसेस तो रहते ही हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने लगा, थर्मोस्टेट को पता लग गया कि भैया टेम्परेचर बढ़ गया, एकदम से कंप्रेसर को कमांड मिलेगी, कंप्रेसर काम करना चालू कर देगा, कंप्रेसर काम करेगा, फिर वो ठंडी वाली गैस को घुमाएगा उसके अंदर। सब चीज़ें तो बेटा पता होनी चाहिए तुम लोगों को। अब मुझे भी होमवर्क करके आना पड़ेगा। देखो, इट इज इम्पॉसिबल, क्लॉशियस स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन या डिवाइस, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग डिवाइस unaided बिना किसी की मदद के, unaided by any external agency to transfer heat from a body at lower temperature
to a body at higher temperature. To a body at higher temperature. देखना यही सब लिखा है जो भी हमने पढ़ा था. कोई भी डिवाइस बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के हीट को कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं फेंक सकते. ये लिखा है आगे. हीट कैनॉट फ्लो ऑन इट्स ओन. Heat cannot flow on its own from a body at lower temperature to a body at higher temperature. ठीक है जी. और ये क्लोशियस स्टेटमेंट से हम किसकी वर्किंग एक्सप्लेन करते हैं, इस पर लिख लो यहाँ पर नीचे ना कहीं पर. इट एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ अ रेफ्रिजरेटर. इट एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ अ रेफ्रिजरेटर. अब लिखिए साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस. बिना लिखवाए छोड़ दूं काम चल जाए. आपने किसी सिस्टम में इनिशियल पैरामीटर्स ये ले लिए. भावना अब देख बेटा, ये इनिशियल पैरामीटर्स ले लिए, मतलब गैस ले लिया, आइडियल गैस ले लिया. अच्छा मैं नहीं पूछा. इनिशियल पैरामीटर्स ले लिए हमने, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर. टी, पी, बी और टी ले लिए. चेंजेस किए, सीरीज ऑफ चेंजेस. टेम्परेचर P1 V1 T1 कर दिया, फिर उसके बाद चेंज करते P2 V2 T2 कर दिया. लेकिन घूम फिर के जो इनिशियल पैरामीटर्स थे वही हमारे क्या बन गए, फाइनल पैरामीटर्स. इस तरह के प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं. लिखो जरा. वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस. Work done during a cyclic process. एक छोटा सा पीवी डायग्राम बनाओ. अगर क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग हुई तो वर्क डन पॉजिटिव. ठीक. कुछ पॉइंट्स ले लिए हमने इसके ऊपर. अब लिखो जरा. क्या किया हमने, पहले प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 थे, बाद में प्रेशर वॉल्यूम P2 V2 हो गए, और फिर घूमकर दोबारा से P1 V1. इस दौरान रास्ते में P1 V1 की पता नहीं कितनी वैल्यूज रही हो, P और V की पता नहीं कितनी वैल्यूज रही होंगी, लेकिन घूम फिर कर हम फिर वहीं पहुंच गए. ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक कहते हैं. लिखिए आगे. वर्क डन, इसको पाथ 1 बोल देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिखवा देता हूँ. वर्क डन इन पाथ 1, वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया. कौन सा एरिया हो गया, A C B D A. तो ये कौन सा हो गया, इसकी बात. ठीक है. नाउ द, नहीं ये तो हो गया, दूसरे वाले में लिख लो सीधे. वर्क डन फ्रॉम B to A. वर्क डन फ्रॉम B to, अच्छा एक चीज रहेगी, सॉरी. कौन सी ट्रैवर्सिंग है इसमें, पहले वाले में ट्रैवर्सिंग है क्लॉकवाइज. ट्रैवर्सिंग क्लॉकवाइज.
ट्रैवर्सिंग क्लॉकवाइज है तो वर्क डन कैसा बताया गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है? वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस। और जैसा कि आदित्य बाबू कह रहे हैं एक्सपेंशन, तो हम एक्सपेंशन भी लिख देते हैं, सारे वर्ड्स लिख दिए जो हमारे काम के। गैस ने वर्क किया, गैस ने कुछ एक्सपेंशन किया, वर्क डन पॉजिटिव होगा, ट्रैवर्सिंग क्लॉकवाइज। आगे लिखिएगा। Now the gas travels from B to A. Now the gas travels from B to A. वर्क डन कितना हुआ इस बार? वर्क डन हो गया B A B B। ये देखो इसके नीचे का एरिया यही हो गया ना, ये सारा हो गया। और इस बार ट्रैवर्सिंग कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग होती है तो वर्क डन कैसा होता है? वर्क डन ऑन सिस्टम। एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ठीक है, कंप्रेशन आ गया, कंप्रेशन भी आ गया, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर वॉल्यूम कम हो रहा है आपका। Hence net work done during the cyclic process. Hence net work done during the cyclic process. कितना हो गया? W1 पॉजिटिव है और W2 नेगेटिव। अगर मैं इस पूरे ग्रीन वाले पोर्शन में से ये लाइन 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 वाला शेडेड पोर्शन काट दूं तो क्या बचेगा? बीच वाला हिस्सा, ये वाला, बस। तो वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस किसका एरिया होता है? ये जो पेंगुइन बनी हुई है उसी का पेट। लिखो तो एरिया ए सी बी डी ए। एरिया ऑफ द साइकिल। आगे लिखिएगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। एक पेज छोड़ दीजिएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, हम यहां से चले और सीरीज ऑफ चेंजेस हम देखते चले गए। थोड़ी देर बाद प्रेशर वॉल्यूम P1 हो गया, फिर P2 हो गया, फिर चेंज हो गया P3 हो गया, फिर यहाँ कुछ और वैल्यू आ गई। जब हम ऐसे जा रहे थे, लेकिन जब हम वापस आए तो फिर हमें इस जगह पर यही वाला प्रेशर वॉल्यूम मिला, यहाँ आए तो फिर वही प्रेशर वॉल्यूम मिला, यहाँ आए तो फिर कोई प्रोसेस मिला। उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। जितनी आसानी से हम A से B पर सीरीज ऑफ चेंजेस देखते गए, जब हम B से A पर आएंगे तो वही सीरीज ऑफ चेंजेस हमें दोबारा से देखने को मिल जाएंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस। परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस कोई नहीं होता। इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होते हैं? कितने सारे रोज देखते हो, रस्टिंग हो गई, कैसा प्रोसेस है? ठीक है जी, दही जम गई, कैसा प्रोसेस? इरिवर्सिबल। सारे प्रोसेस ही इरिवर्सिबल है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है इसका। चलो इंपॉर्टेंट चीज शुरू करते हैं जो हमारे काम की है। देखो ये सब सिलेबस में नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। थर्मोडायनामिक्स खत्म हो चुका आपका। जी जी हीटिंग लिखिए। कोई नहीं, बस ये लास्ट पार्ट है। मैक्स टू मैक्स अगली क्लास का 1 घंटा और फिर खत्म चैप्टर खत्म। छोड़ना क्यों है कुछ भी चीज़। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स
देखो ना, तो जेई मेन का सिलेबस खत्म कम हुआ ना, आईआईटी का हुआ ना, तुम्हारा सीयूईटी का हुआ, या तो बीएससी करोगे या बीटेक करोगे, कुछ तो करोगे, है ना। कहीं भी एडमिशन लेने के लिए कहीं ना कहीं एग्जाम देने पड़ेगा, तो ये सारे फिर आएंगे तुम्हारे, इसलिए सिलेबस छोड़ना है तो सेंस ही नहीं मिलता। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, इंग्लिश ऑनर्स भी करोगे उसके लिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिएगा, अभी तो सीयूईटी करोगे फिर। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, and it has essentially three parts. And it has essentially three parts. ये तीन बेसिक पार्ट होते हैं, हर एक में आपको मिलेगा। सोर्स किसका? हीट का सोर्स। सिंक के बारे में भी हम बात कर ही रहे थे, है ना। एक आ गया वर्किंग सब्सटेंस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, वर्किंग सब्सटेंस, लिख लो फटाफट। बॉडी एट हाई टेम्परेचर, body at temperature lower than source. वर्किंग सब्सटेंस आ गई हमारी गैस, है ना। पेट्रोल इंजन के अंदर पेट्रोल के साथ क्या चीज एक्सपेंड होगी? गैस। पेट्रोल से क्या करोगे? हीट पैदा करोगे। हीट पैदा करोगे तो कौन सी चीज एक्सपेंड होगी? गैस। एयर भरी हुई है उसके अंदर, एयर एकदम से ऐसे एक्सपेंड होगी तो पिस्टन नीचे हो जाएगा, फिर कंप्रेस होएगा, फिर एक्सपेंड होएगा, बार बार ये काम करता है, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ हीट इंजन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ हीट इंजन बहुत आसान है ये, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको वो याद होने चाहिए। वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, उसके भी फॉर्मूले याद रहेंगे तो काम चल जाएगा। ऊपर लिख लो सोर्स, उसका टेम्परेचर लिख लो T1, ये आ गया सिंक, इसका टेम्परेचर हो गया T2, ये आ गया वर्किंग सब्सटेंस, जब हमने केल्विन स्टेटमेंट पढ़ी थी तो पहली लाइन क्या लिखी थी? केल्विन स्टेटमेंट हमने कहा था इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग डिवाइस to convert whole of the heat energy into work. Some heat must be rejected to a body at lower temperature. यानी सोनिका, भूमिका, देखिए ये सिंक के बिना आपका ये गाड़ी काम नहीं करेगी, आपका हीट इंजन काम नहीं करेगा, यहाँ हीट देनी ही देनी पड़ेगी। अब ये सिंपल सी क्या बात हमने यहाँ पर करी है, हमने Q1 हीट कहाँ से उठा ली? सोर्स से, उसमें से कुछ हीट को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? वर्क में, और जो हीट बच गई उसको उठा के कहाँ फेंक दिया गया? सिंक। तो आप देख सकते हो W किसके बराबर है? Q1 माइनस Q। अगर ये Q2 ना होता, जो कि नहीं पॉसिबल है, तो ये नहीं होता, तो सारा वर्क किस में कन्वर्ट हो गया होता? हीट में। Q2 कितना हो जाता? 0। तो जो आपने हीट ली वो किसके बराबर हो जाती? वर्क डन के। इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी आती? पॉसिबिलिटी। इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस तो है, आपको हीट फेंकनी ही पड़ेगी एक ऐसी बॉडी पर जिसका टेम्परेचर इससे कम। क्लियर है? ये ब्लॉक डायग्राम है। आगे देखो, Q1 इज द हीट एब्जॉर्ब्ड पर साइकिल। Q1 is the heat absorbed per cycle. सिंक कहाँ हुई? सिंक कहाँ हुई?
आप खुद सोच के देखो, आपकी गाड़ी का इंजन गर्म हो रहा है, फुल गर्म हो रहा है, और आसपास का टेम्परेचर, वहाँ से हमने अंदर का टेम्परेचर हो रहा है 80, बाहर का टेम्परेचर आपने कर दिया 90, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में खड़ा कर दिया, गाड़ी बंद हो जाएगी आपकी, पीट जाएगी कैसे? भाई इंजन की कूलिंग जरूरी है कि नहीं है? इंजन की कूलिंग करनी पड़ेगी आपको। इंजन कूल नहीं करोगे तो ये जो आप देख रहे हो कामयाब, किसी दिन गाड़ी को बिना कूलेंट के चलाइए, बिल्कुल। Q1 is the heat absorbed per cycle by the working substance. कौन है वर्किंग सब्सटेंस? कौन है वर्किंग सब्सटेंस? गैस। कौन है वर्किंग सब्सटेंस? गैस। From the source, absorbed by the per cycle by the working substance from the source. Q2 क्या है? Heat rejected to the sink per cycle. Q2 क्या है? Heat rejected to the sink per cycle. एक और चीज जो हम आज कहना भूल गए, परसों तुमने कही थी, साइक्लिक प्रोसेस के दौरान आप जिस पैरामीटर्स को लेकर चले थे, घूम फिर कर दोबारा फिर उसी पैरामीटर पर आ गए आपका। तो इनिशियल टेम्परेचर T था, फाइनल टेम्परेचर भी आपका T ही रहा। इसका मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब dt कितना रहा। और जब टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आया तो क्या नहीं बदलेगी? इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एन आइडियल गैस लिखो एज ऑल द हीट इंजन्स, एक लाइन छोड़कर लिखो, एज ऑल द हीट इंजन्स वर्क इन अ साइकिल, and in a cyclic process there is no change in internal energy. There is no change in internal energy. du equals to 0. और जब ऐसा है तो जो फर्स्ट लॉ हम लगाएंगे वो किसके बराबर आएगा? इसके। और आप कह रहे हो du किसके बराबर है, तो dq किसके बराबर हो गया? सिर्फ इसके, ठीक है। और आपका वर्क किसके बराबर हो गया? आगे efficiency of heat engine. Efficiency of heat engine कैसे डिफाइन करोगे एफिशिएंसी? जरा देखो अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से 10 सवाल समझाए, 6 समझ में आए। एफिशिएंसी कितनी हुई? 60%। इसमें क्या होगा? इतनी हीट दी, इतना काम किया, हो गई एफिशिएंसी। हाँ बोलो बोलो। Q2 माइनस, थोड़ा तेज बोलो, फ्रैक्शन में ऊपर क्या लिखो, नीचे क्या लिखो? क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? ऊपर क्या लिखते हैं? तुम्हारे स्कूल में नंबर आते हैं ना, स्कूल में नंबर आते हैं तो आप क्या लिखते हो? 82/100 या 100/82? ऊपर वाला। भाई पढ़ाया तो इतने का गया था, याद इतने का ही रहा। ऊपर क्या लिखोगे? ऊपर तो वर्क लिखोगे। आपको दिया क्या गया था? हीट। आपने किया क्या उस हीट का? वर्क, है ना। तो आपने जो दी वो हीट, जो मिला वो वर्क, यही तो है। लिखो जरा ऊपर लिखो, वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल। और नीचे अपॉन हीट सप्लाइड टू पर साइकिल, हीट सप्लाइड पर साइकिल। देखो ना कितना वर्क हुआ, W। जरा वो देखना ब्लॉक डायग्राम, कितनी हीट दी थी? कितनी हीट दी थी? सोर्स, अरे नहीं, सोर्स से कितनी हीट निकाली है? फिर वही बात करो ना भाई, सोर्स में से कितनी हीट निकाली? Q1। काम कितना किया? W। लेकिन W किसके बराबर था? Q1 माइनस Q2। तो ये हो गया 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये आ गई एफिशिएंसी। ये कौन सी हीट है?
जो सोर्स से निकाली थी। ये कौन सी हीट है जो सिंक में डाली है? ब्लॉक डायग्राम देखो ना, ब्लॉक डायग्राम देखो, देखा? ये कौन सी हीट है? सोर्स से निकाली है। ये कौन सी हीट है जो सिंक में डाली है? वो क्या थी? केल्विन स्टेटमेंट। ऐसा कोई स्टीम, ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बन सकता जो सिंक में हीट ना डाले। ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बन सकता जो सिंक में हीट ना डाले। एज Q2 is never equal to 0। अब ये जब 0 है ही नहीं, कुछ भी वैल्यू हो, छोटी हो, ज्यादा हो, कम हो, कुछ भी हो, लेकिन ये फ्रैक्शन Q2 by Q1 कुछ ना कुछ तो होगा। इसका मतलब एफिशिएंसी 1 तो नहीं आने वाली। ऐसा तो है नहीं कि 100 जूल हीट ली 100 जूल वर्क हो गया। ऐसा तो तभी हो सकता था कि 100 जूल वर्क कर दिया, 100 जूल हीट दी थी, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 का मतलब कितनी? 100%। लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं Q1 तो हीट निकाली, बहुत सारी निकाली, लेकिन कुछ हीट तो भैया सिंक को देनी ही पड़ी। Q2 0 नहीं हो सकता, ये 0 है नहीं। 0 अपॉन समथिंग 0 होता, लेकिन ये 0 है नहीं। इसका मतलब एफिशिएंसी विल बी लेस देन 100% नहीं हो सकती, कॉपी में नहीं हो सकती। बात की तो बहुत दूर की बात। सर ऐसा ही होता है स्पोर्ट्स कार में रियर व्हील ड्राइव इतना मैंने कुछ सोचा, ऐसा होता है क्या? नॉर्मल तो फ्रंट व्हील ड्राइव। अच्छा ऐसा है, तेरी गाड़ी में फ्रंट व्हील ड्राइव है? अच्छा, कैसे पता? चल जाता है कैसे? वो नैनो में पीछे है, हाँ सर। और फिर नैनो का क्या करेगा? नैनो में रियर व्हील ड्राइव है। सर उसमें भी एयर पीछे से व्हील ड्राइव क्या होती है? होता क्या है? सर मतलब कि साइकिल में सिर्फ पीछे वाला मिल सकता है, तो अगला वाला क्या करता है? अगला वाला तो उसकी मोमेंटम से ही चलता है। अगला वाला मोमेंटम से चलता है। मोमेंटम नहीं सर, मतलब हाँ, एक्सपीरियंस कैसे जैसे होता है। सर मतलब सिर्फ अगर आप उसे हवा में पेडल करोगे तो पीछे वाला ही चलेगा, आगे वाला नहीं चलेगा। अच्छा, जैसे हमारा साइकिल का होता है, साइकिल में कौन सी व्हील ड्राइव होती है? ठीक है सर। रियर व्हील ड्राइव होती है ना। चलो, थोड़ा बहुत तो पढ़ लेते हैं। लिखो टाइप्स ऑफ हीट इंजन। टाइप्स ऑफ हीट इंजन। बस नाम याद कर लो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। इंटरनल क्या होगा? इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। बहुत ही सिंपल है। ये जो भी मैंने हाथ में ले रखा था, ये इंटरनल कंबशन इंजन था। इंटरनल कंबशन सिलेंडर के अंदर ही होगा। इसी में पेट्रोल आएगा, इसी में इग्निशन टैप, इसी में जो स्पार्क प्लग है उससे चिंगारी लगेगी, इसी में आग लगेगी, सब कुछ इसी में होगा। कंबशन कहाँ होगा? सिलेंडर के अंदर। लेकिन ये है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। जैसे स्टीम इंजन, कोयला जलाया जाएगा, कोयला जलाएगा, उससे पानी गर्म किया जाएगा, पानी गर्म करके जो स्टीम होगी उस स्टीम को सिलेंडर के अंदर डाला जाएगा। तो कंबशन कहाँ होगा? सिलेंडर से बाहर या सिलेंडर के अंदर? सिलेंडर के बाहर। तो जब सिलेंडर के बाहर कंबशन होगा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। सिलेंडर के अंदर ही आग लगा के फ्यूल को जलाओगे तो इंटरनल कंबशन। तो जितने भी पेट्रोल और डीजल के इंजन आपके पास आते हैं, ये सारे के सारे इंटरनल कंबशन इंजन। इनमें जो कंबशन वाला हिस्सा है वो इस सिलेंडर के अंदर ही होता है। लेकिन जैसे ये स्टीम इंजन है जो कि बंद हो चुके हैं ऑलमोस्ट, उसके अंदर एक्सटर्नल कंबशन, जो कंबशन होता है वो सिलेंडर के बाहर। बस नेक्स्ट लिखिएगा।
लास्ट पार्ट है आपके चैप्टर में, कार्नोट है। हमने ब्लॉक डायग्राम में सोर्स का टेम्परेचर कितना लिया? T1। सोर्स का टेम्परेचर लिया हमने T1। T1 ही रहेगा। इसमें से कितनी भी हीट निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, इसकी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है, इसकी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है। कितनी भी हीट निकाल लो, टेम्परेचर विल रिमेन T1। T1 ध्यान रखिएगा, लिख लो इसको नीचे, लिखो इसमें एक लाइन लिखो। We can draw any amount of heat from it. We can draw any amount of heat from it. Still its temperature will remain T1. Still its temperature will remain T1. इसकी infinite thermal capacity। दूसरा सिंक, इसका टेम्परेचर कितना है? और आपको ये बात मालूम होगी कि T1 से सॉरी T1 T2 से काफी बड़ा। T1 का टेम्परेचर ज्यादा है, T1 ज्यादा है, T2 कम है, और इसकी भी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है। मतलब भी लिख लो इसका कि इसको कितनी भी हीट दे दो, इसका टेम्परेचर T2 ही रहने वाला है। इसमें एक लाइन लिख लेना, एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी रिजेक्टेड टू द सिंक। एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी रिजेक्टेड टू द सिंक एंड स्टिल इट्स टेम्परेचर विल बी T2। आइडियल चीज है, वर्किंग सब्सटेंस।